हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें आज से हम शुरू करेंगे यूपी विजन आईएएस का पीटी 365 जो पर्यावरण का आ चुका है। यह है अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 का इसमें करंट अफेयर है, तो इसको हम देखेंगे। पर्यावरण विषय से संबंधित क्या क्या इसके विषय सूची है, जिसमें पहली है जलवायु परिवर्तन। ये इसके पॉइंट हैं, इनको हम एक एक करके कवर करेंगे। प्रदूषण, जैव विविधता, सतत विकास, भूगोल, आपदा प्रबंधन, परिशिष्ट। इन सभी को हम एक एक करके कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन की आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट भाग 3, इसका भाग 3 आया हुआ है, जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है। पहले नंबर तो आईपीसीसी होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सरकारी पैनल आईपीसीसी की मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी उत्पत्ति इसे 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह WMO और UNEP के अंतर सरकारी संगठन के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना। सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना, जिसका उपयोग वे जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतियों को तैयार करने के लिए करते हैं। यानी ऐसी जानकारी प्रोवाइड कराना जिसका उपयोग वो जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतियों को तैयार करने के लिए मददगार हो। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। यह क्या है? संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। आईपीसीसी में सदस्यों की संख्या 195 है, जिसमें भारत भी सदस्य है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के बारे में ज्ञान की स्थिति का आकलन करते हुए आकलन रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट और कार्यप्रणाली रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत आकलन करने के लिए कौन कौन सी रिपोर्ट तैयार की जाती है? आकलन रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट, कार्यप्रणाली रिपोर्ट तैयार की जाती है। हालांकि आईपीसीसी स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता है। 2007 में आईपीसीसी को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये हमने आईपीसीसी की जनरल इन्फॉर्मेशन देख ली। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर ये सुर्खियों में क्यों है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने छठी आकलन रिपोर्ट का तीसरा भाग जारी किया है। इस भाग या रिपोर्ट का शीर्ष जलवायु परिवर्तन 2022, जो इसका रिपोर्ट का शीर्षक है जलवायु परिवर्तन का समन। इस भाग को छठी आकलन रिपोर्ट के वर्किंग ग्रुप 3 द्वारा तैयार किया गया। इसमें पूछते हैं कि इसका जो आईपीसीसी की रिपोर्ट तैयार की गई है उसका शीर्षक बिंदु क्या है? जलवायु परिवर्तन 2022, जलवायु परिवर्तन का समन। इस रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं। रिपोर्ट क्या क्या है देखते हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन समन या मिटिगेशन संबंधी प्रगति और संकल्पों पर अपडेटेड आकलन प्रदान किया गया है। दूसरा, इसमें विश्व भर में उत्सर्जन के स्रोतों का परीक्षण किया गया है। तीसरा, इसमें उत्सर्जन में कमी और समन संबंधी प्रयासों में हुई प्रगति का उल्लेख किया गया है। चौथा, इसमें उत्सर्जन संबंधी दीर्घकालिक लक्ष्यों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु संबंधी संकल्पों के प्रभाव का आकलन भी किया गया है। कौन कौन से रिपोर्ट में बिंदु शामिल है? पहला कि इसमें जलवायु परिवर्तन का समन एवं प्रगति और संकल्पों पर अपडेटेड आकलन, विश्व भर में उत्सर्जन के स्रोतों का परीक्षण, उत्सर्जन में कमी और समन संबंधी प्रयासों में हुई प्रगति का उल्लेख और दीर्घकालिक लक्ष्यों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु संबंधी संकल्पों के प्रभाव का आकलन। AR की 6 रिपोर्ट के अन्य भाग कौन कौन से हैं? वर्किंग ग्रुप 1 की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन 2021 भौतिक विज्ञान आधार शीर्षक से अगस्त 2021 में जारी की गई थी। यानी इसका जो पहला पार्ट जारी किया गया था वह जलवायु परिवर्तन 2021 में जारी किया गया था, जिसका शीर्षक भौतिक विज्ञान आधार था।
और जो दूसरी रिपोर्ट तैयार की गई थी जलवायु परिवर्तन की 2022 में, उसका शीर्षक प्रभाव, अनुकूलन और सुवेद्यता है। संश्लेषित रिपोर्ट 2023 में जारी की जाएगी। मतलब पहली रिपोर्ट 2021 में जारी की गई थी, दूसरी 2022 में जारी की गई है, तीसरी अभी हाल ही में जारी की गई है और 2023 तक पूरी संश्लेषित रिपोर्ट को जारी किया जाएगा। IPCC AR6 के अनुरूप जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समन लक्ष्य कौन कौन से, इसको देखते हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के लिए, और जब वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के लिए, जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के लिए कौन कौन से हैं। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चरम को 2025 तक सीमित करना और 2030 तक इसमें 43% की कमी करना, और 2% के लिए वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चरम को 2025 तक सीमित करना और 2030 तक इसके उत्सर्जन में 27% की कमी करना। इसमें जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वैश्विक तापमान में दिया गया है कि 43% की कमी करना 2030 तक, और 2 डिग्री वाले में दिया गया है कि 2030 तक 27% की कमी करना है। इसमें 2050 के दशक की शुरुआत में वैश्विक निवल शून्य CO2 उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना, और इसमें 2070 तक की शुरुआती तक वैश्विक निवल शून्य CO2 उत्सर्जन का लक्ष्य। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें है कि 2025 तक सीमित करना, ये भी सेम, दोनों में सेम है, लेकिन इसमें 2030 का जो है वो 43% इसमें है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड में, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड में 27% की कमी करना है। और इसमें इसका लक्ष्य रखा गया है जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड में कि 2050 तक CO2 उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना, और इसमें 2070 तक का लक्ष्य हासिल करने की बात कही गई है। और 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 34% की कमी करेगा। यह 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सीमित करने की बात कही गई है, उसमें ये कहा गया है। उपयुक्त दोनों की लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2030, 2040, 2050 के दौरान सभी क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से तथा महत्वपूर्ण कमी करना जरूरी है। निवल शून्य के लक्ष्य तक पहुंचने के बाद नकारात्मक CO2 उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर बढ़ाना होगा। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष एवं अवलोकन देख सकते हैं। इसके मापदंड है जैसे उत्सर्जन संबंधी प्रवृत्ति। मुख्य प्रवृत्ति एवं निष्कर्ष में 2010 से 2019 में मानव गतिविधियों से निवल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वृद्धि 2010 से 2019 के दौरान जारी रही। जो मानव गतिविधियों से निवल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की वृद्धि 2010 से 2019 में तक जारी रही। 1850 से लेकर अब तक इसके परिणामस्वरूप 1850 से संचयी निवल CO2 उत्सर्जन भी बढ़ा है। मतलब 1850 से आकलन करें तो इसमें भी CO2 उत्सर्जन बढ़ा हुआ है। 2010 से वैश्विक स्तर पर सभी प्रमुख क्षेत्रों में शुद्ध मानवजनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। 2010 से वैश्विक स्तर पर सभी प्रमुख क्षेत्रों में शुद्ध मानवजनित ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है। 2010 से 2019 के दौरान औसत वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पिछले किसी भी दशक की तुलना में अधिक रहा है। अभी जैसे 1850 के बाद से आकलन किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा 2010 से 2019 के बीच में सर्वाधिक रहा है। हालांकि 2010 और 2019 के बीच उत्सर्जन वृद्धि दर 2000 और 2009 की तुलना में कम रही है। मतलब 2009 में सर्वाधिक थी और 2010 और 2019 में कम ही रही है। जैसे 2019 में निवल मानवजनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्षेत्रवार हिस्सा देख सकते हैं। ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्र में 34%, उद्योग क्षेत्र में 24%, कृषि वानिकी और अन्य भूमि उपयोग में 22% और परिवहन में 14%, निर्माण गतिविधियों में 5% है। जिसमें सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? 34% ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्र में, और सबसे कम किस में है? निर्माण गतिविधियों में 5%। अब दूसरा मापदंड देखेंगे, वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के संबंध में क्षेत्रीय स्तर पर योगदान में भिन्नता। इसके क्या क्या प्रारूप है? कम से कम 18 देशों में 10 वर्षों से अधिक समय में से ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन की कमी को बनाए रखा है।
अल्प विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है। इसमें भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी से उत्सर्जित CO2 को शामिल नहीं किया गया। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वाले 10% परिवार वैश्विक स्तर पर परिवार द्वारा होने वाले ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन में आनुपातिक रूप से सर्वाधिक योगदान करते हैं। और थर्ड है इसका, वर्तमान नीतियां पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। नीतियों को मजबूत किए बिना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 2050 के बाद बढ़ने का अनुमान है। इससे 2100 तक औसत वैश्विक तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। जलवायु वित्त क्या है? वित्त की उपलब्धता 2030 तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक या 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करने के लिए आवश्यक स्तर से 3 से 6 गुना कम करना है। अब दूसरा पॉइंट आते हैं मीथेन उत्सर्जन। मीथेन उत्सर्जन का हाल ही में क्या रहा है? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2023 बेसलाइन रिपोर्ट जारी की है। CCAC और UNEP द्वारा ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट 2030 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या क्या है ये देखते हैं। UNFCCC के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन में जलवायु एवं स्वच्छ वायु पर मंत्री स्तरीय बैठक में यह रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट मतलब जो COP27 हुआ था उनके COP27 में जलवायु एवं स्वच्छ वायु स्तर पर मंत्री स्तरीय बैठक में रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट आगामी दशक में मीथेन उत्सर्जन के अनुमानों और वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता के लक्ष्यों को प्रभावों की जांच करती है। इसके मुख्य निष्कर्ष कौन से हैं? वायुमंडल में मीथेन की मात्रा पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 260% अधिक है। मानव द्वारा संचालित मीथेन उत्सर्जन वर्तमान नेट वार्मिंग के लगभग 45% के लिए जिम्मेदार है। 2021 में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। मीथेन गैस की विशेषताएं भी देखते हैं। मीथेन गैस के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है। मीथेन की विशेषताएं, यह रंगहीन गंधहीन गैस है। यह प्राकृतिक गैस का प्राकृतिक घटक है। यह प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है। प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस, जैसे वायुमंडलीय जीवन काल इसका 20 वर्ष है, CO2 से कम है। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना अधिक है। निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी ग्लोबल वार्मिंग में 25% से भी अधिक के लिए है। क्षोभमंडल में ओजोन निर्माण में लगभग आधी वृद्धि के लिए है। और भारत दुनिया के शीर्ष 5 मीथेन उत्सर्जक देशों में शामिल है। मीथेन उत्सर्जन के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे ये देखें, मीथेन उत्सर्जन में अधिकांश वृद्धि के लिए जैविक क्रियाएं उत्तरदायी हैं, न कि जीवाश्म ईंधन के खनन के दौरान पृथ्वी की सतह के नीचे से निकलने वाली मीथेन। जैसे सर्वाधिक आर्द्र भूमियों से, फिर जीवाश्म ईंधन के खनन से, पशुधन से, लैंडफिल और कृषि संबंधी अपशिष्ट से, प्राकृतिक भूवैज्ञानिक बीज से, धान की खेती से, पादप पदार्थों का दहन से और दीमक और अन्य वनजीव से। ये इसके स्रोत हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि मीथेन के उत्सर्जन के स्रोत कौन कौन से हैं। संबंधित सुर्खियां क्या रही हैं? ग्लोबल मीथेन प्लेज, इसका भारत सदस्य नहीं है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया GMP ग्लोबल मीथेन प्लेज से जुड़ा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया इससे जुड़ा हुआ है, तभी ये सुर्खियों में है। इसे मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने हेतु कार्रवाइयों में गति लाने के लिए 2021 में COP26 में शुरू किया गया था। जो COP26 हुआ था उसमें ग्लोबल मीथेन प्लेज को शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से कम 30% तक कम करना है। क्या है इसका? कि लक्ष्य 2030 तक इसका है कि 2020 के स्तर पर मीथेन को 30% तक कम करना। सदस्यता, इसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी है जो मानव जनित वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के 45% के लिए जिम्मेदार है। 100 से अधिक देशों की भागीदारी है जो मानव जनित वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के 45% के लिए जिम्मेदार है। व्यापार पर प्रभाव, देश के विशाल कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन की भूमिका पर अपनी चिंताओं के कारण भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत के हस्ताक्षर न करने का क्या कारण है? यह व्यापार पर प्रभाव, देश के विशाल कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में
पशुधन की भूमिका पर अपनी चिंताओं के कारण। इसके 3 कारण रहे। अब इसका दूसरा आता है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर क्या है? जीईएम के अनुसार दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र द्वारा उत्सर्जित मीथेन के लगभग आधे हिस्से के लिए सिर्फ 30 जीवाश्म ईंधन कंपनियां उत्तरदायी हैं। दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में मीथेन के उत्सर्जन के लिए कितनी जीवाश्म कंपनियां उत्तरदायी हैं? 30। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका उद्देश्य यह क्या है? ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के लिए विश्वव्यापी आंदोलन के समर्थन में जानकारी को इकट्ठा करना और उसे साझा करना है। अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी IMEO की एक रिपोर्ट के अनुसार अल्पावधि में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मीथेन उत्सर्जन में कटौती सबसे प्रभावी तरीका है। यह 2021 में यूरोपीय आयोग के समर्थन में UNEP द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इनको पूछा जाता है एग्जाम में, जिसका उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन क्षेत्र से शुरू करते हुए मीथेन उत्सर्जन में कटौती को प्रोत्साहित करना। यह ग्लोबल मीथेन प्लेज का मुख्य कार्यान्वयन सहभागी है। अब नासा का अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन मिशन। नासा का ये मिशन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये किसका मिशन है, इसरो का, नासा का, और कौन कौन सी स्पेस एजेंसी का ये मिशन है उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसके नासा के अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन ने मीथेन सुपर एमिटर्स की पहचान की है। मीथेन सुपर एमिटर्स की पहचान की है। EMIT मिशन के मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में मीथेन गैस की 50 से अधिक सुपर एमिटर्स की पहचान करने में मदद की है। सुपर एमिटर्स ऐसे केंद्रीय उपकरण और अवसंरचनाएं हैं जिनकी मीथेन उत्सर्जन दर बहुत अधिक है। सुपर एमिटर्स आमतौर पर जीवाश्म ईंधन अपशिष्ट या कृषि क्षेत्रों से संबंधित है। अब इसका नेक्स्ट महासागरीय अम्लीकरण और आर्कटिक हिम, ये सुर्खियों में क्यों है? शोधकर्ताओं के एक दल ने आर्कटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र के बदलते रासायनिक संगठन पर चिंता व्यक्त की है। शोधकर्ताओं ने आर्कटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में बदलते रासायनिक संगठन के बारे में चिंता की है। अन्य महासागरों के जल की तुलना में आर्कटिक महासागर में अम्लता के स्तर में 3 से 4 गुना की वृद्धि को देखते हुए ऐसा निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। महासागर अम्लीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब महासागर अम्लीकरण से तात्पर्य दीर्घ अवधि में समुद्र के pH मान में कमी से है। इसका मुख्य कारण महासागर अम्लीकरण से तात्पर्य दीर्घ अवधि में समुद्र के pH मान में कमी, कि दीर्घ अवधि में जब समुद्र के pH मान में कमी होती है उसके बारे में। इसका मुख्य कारण वायुमंडल में CO2 के अवशोषण के कारण है। महासागरीय अम्लीकरण के संभावित दुष्प्रभाव देखते हैं। एक स्वस्थ महासागर पर आश्रित समुद्र जीवों, पादपों तथा अन्य सजीवों की विविध आबादी के लिए घातक समस्याएं पैदा करना है। जैसे ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्वेटरी नेटवर्क, यह एक सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। इसका उद्देश्य नदी मुहाना तटीय खुले समुद्र के वातावरण में महासागर अम्लीकरण के कारकों का पता लगाना और उन्हें समझना। दूसरा, महासागर अम्लीकरण के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव को समझना, प्रतिरूपण अध्ययनों अनुकूलित करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराना है। ये अलग है, ये एक अलग उससे संबंधित तथ्य है। और ये महासागरों के जो चिंता का कारण बन रहा है उसमें अम्लीकरण की पिकार्ड प्रणाली कैसी है इसको देखते हैं। ये 1800 के दशक में अम्लता कम हो गई थी और 2100 में अम्लता में वृद्धि को देखा गया है। ये देखिए, इसमें 8% के आसपास है और इसमें 8% से नीचे है। ये समुद्री जल pH मान से 8% के ऊपर है और ये इसके नीचे है। कॉर्बेट इनकी एक प्रक्रिया देखेंगे। अब आर्कटिक के बारे में देखेंगे। आर्कटिक महासागर कहाँ पर है? आर्कटिक ये USA, कनाडा और रसिया के बीचों बीच है। आर्कटिक जलवायु परिवर्तन, यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास फैला एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह उत्तरी ध्रुव जो है भारत का, उसके आसपास फैला एक भौगोलिक क्षेत्र है।
इसमें आर्कटिक वृत्त के भीतर के क्षेत्र शामिल हैं। आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की एक रेखा है। यह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की एक रेखा है। आर्कटिक क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी देखेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पिघल रही है। इससे यह क्षेत्र आर्थिक दोहन के लिए अधिक अनुकूल बन रहा है। यह क्षेत्र तेल एवं गैस के भंडार, धातु तथा खनिजों से संबद्ध है। उत्तरी समुद्री मार्ग को एक नए व्यापारिक मार्ग के रूप में खोलने की संभावना बढ़ रही है। यह विश्व की महासागरीय धाराओं के परिसंचरण में मदद करता है। यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है। कौन कौन से इसके क्यों महत्वपूर्ण है? आर्थिक दोहन के लिए अधिक अनुकूल बन रहा है। उत्तरी समुद्री मार्ग को एक नए व्यापारिक मार्ग के रूप में खोलने की संभावना बढ़ेगी। विश्व की महासागरीय धाराओं के परिसंचरण में मदद मिलेगी। वैश्विक जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है। आर्कटिक में भारत ने 2007 में आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत अब तक कई अभियान चलाए जा चुके हैं। भारत ने अपने पहली आर्कटिक नीति घोषित की है। भारत आर्कटिक परिषद के पर्यवेक्षकों में शामिल है। भारतीय आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री नॉर्वे में स्थित है। यह 2008 से भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। भारत से संबंधित है। अब संबंधित सुर्खियां कौन कौन सी रही हैं? आर्कटिक प्रवर्धन। आर्कटिक प्रवर्धन के कारण आर्कटिक शेष दुनिया की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। आर्कटिक प्रवर्धन की यह ग्लोबल वार्मिंग की कार्यप्रणाली। देखिए, वायुमंडल में अत्यधिक एरोसोल कण जो है वो अत्यधिक धुंध और बादल में बनते हैं। फिर ऊपरी वायुमंडल द्वारा विकिरण से पृथ्वी की सतह की ओर के माध्यम से निचले वायुमंडल को गर्म करते हैं। फिर यही क्रिया इसमें जाती है तो अधिक ऊर्जा प्रवाह होता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के तापमान में वृद्धि होती है। समुद्री हिमावरण और बर्फ का पिघलना होता है। कम परावर्तन, अधिक अवशोषण होता है। ऊपरी महासागरीय सतह का गर्म होती है जिससे अधिक धुंध और बादल, यानी ये चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं। आर्कटिक प्रवर्धन के कारण आर्कटिक शेष दुनिया की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। आर्कटिक पर निम्न अक्षांशों के सापेक्ष सतह के निकट वायु के तापमान में वृद्धि को आर्कटिक प्रवर्धन कहा जाता है। वैश्विक तापन, आइस एल्बिडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, जल वाष्प फीडबैक और ओशन हीट ट्रांसपोर्ट इस प्रवर्धन के प्राथमिक कारण हैं। इसके प्रभाव क्या हैं? यह इस क्षेत्र के जीवों, विशेष रूप से ध्रुवीय भालू, व्हेल और सील को प्रभावित करता है। इससे नए समुद्री व्यापार मार्ग खुलेंगे। यह प्राकृतिक संसाधनों और अधिक दोहन को सुगम बनाएगा। आर्कटिक प्रवर्धन के कारण क्या क्या है कि शेष दुनिया की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है तथा निम्न अक्षांश के सापेक्ष सतह के निकट वायु के तापमान में वृद्धि है तथा यह इसके प्राथमिक कारण क्या क्या है? वैश्विक तापन, आइस एल्बिडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, जलवाष्प फीडबैक और ओशन हीट ट्रांसपोर्ट। इसके प्रभाव किसके क्षेत्र पर हैं? क्षेत्र के जीवों पर जो विशेष रूप से ध्रुवीय भालू और व्हेल और सील को प्रभावित करते हैं। इससे नए समुद्री मार्ग खुलेंगे और यह प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन को सुगम बनाएगा। अब आते हैं जोबी आइस। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ग्रीनलैंड की तेजी से पिघलने वाली जोबी बर्फ की चादर अंततः जोबी आइस हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ग्रीनलैंड की तेजी से पिघलने वाली जोबी बर्फ की चादर अंततः वैश्विक समुद्री जल स्तर को कम से कम 10 इंच बढ़ा देगी। जोबी या मृत बर्फ एक ऐसी बर्फ है जो अभी भी बर्फ के ग्लेशियरों से जुड़ी हुई है, लेकिन अब उन बड़े ग्लेशियरों द्वारा इसे बर्फ प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल ग्लेशियरों में ही अब बर्फ के पुनर्निर्माण में कमी आती जा रही है। जोबी आइस कहाँ पर है? यह ग्रीनलैंड में है। यह तेजी से बर्फ से पिघलने की घटना से संबंधित है। यह जारीकर्ता इसके यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022 जारी किया है। यह रिपोर्ट 2006 से प्रतिवर्ष जारी की गई है। यह एक वैश्विक समूह के अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट है। यह आर्कटिक पर नवीनतम पर्यावरणीय जानकारियाँ प्रदान करती है, जिसमें पीयर रिव्यू प्रक्रिया के तहत एक विशेषज्ञ के विद्वतापूर्ण कार्य शोध विचारों की समान क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाती है। इस प्रक्रिया को अकादमिक वैज्ञानिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु कौन से हैं? पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में आर्कटिक दुगने से भी ज़्यादा तेजी से गर्म हो रहा है
औचुक्सी सागर में ठंडे सतही जल और उत्तरी पवनों के कारण गर्मियों में समुद्री बर्फ लगातार जमी रहती है। यह इसके कारण है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभिसमय और पहले।